गजानन सर विभिन्न सारे प्रदेशों से आज के वर्चुअल ट्रेनिंग में उपस्थित सभी हमारे यशस्वी साथियों, आप सभी साथियों को जय हिंद, नमस्कार, सुप्रभात। साथियों, लगभग इस वर्चुअल ट्रेनिंग का 9 दिन समथिंग पूरा होने जा रहा है और इस 9 दिनों में हम सभी ने बहुत सारी विषय वस्तुओं को समझा है, जाना भी है। साथियों, सीखना क्यों अति आवश्यक है, इस पर हमने कई प्रकार की क्लास को किया है। आपको मैंने बताया है कि जिंदगी में जब तक हमारी सांस है तब तक हर लम्हा हमको नया कुछ सीखने का अवसर मिलता है। सीखने की कोई अंतिम व्यवस्था कभी भी नहीं होता। हम हर पल हर चीजों से सीखते ही जाते हैं। बस हमें सीखने की गुण होना चाहिए, सीखने की ललक होनी चाहिए। अगर आप सभी में सीखने की ललक है तो यकीनन ये जो समय आप अपना दे रहे हैं, आने वाला जो दिन होगा वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन जीवन की एक नई दिशा और जीवन को ऊर्जा से भर देने वाली दिन। साथियों, आज की भी प्रशिक्षण एक छोटी सी स्टोरी से मैं आरंभ करना चाहता हूं। और स्टोरी यह है कि जब हमारे पास अवसर होते हैं, और ये अवसर पर मैंने पूर्व में भी कई कहानी को सुनाया है कि अवसर को पहचानना क्यों अति आवश्यक है। अगर आप असमय रहते अवसरों को पहचान जाते हैं तो जीवन में कितना बदलाव आ सकता है। शायद जो चीजों की तलाश आप कर रहे हो, शायद वहां आपकी तलाश समाप्त हो जाए और आप भी एक सफल हो जाओ। जरूरत है कि आप अपने अवसर को पहचाने। ईश्वर सभी के जिंदगी में एक ऐसा अवसर बनाता है जहां से जीवन की तमाम दिशाएं परिवर्तित हो सकती है। जरूरत है कि उस अवसर को आप पहचानें। सही समय पर जिसने भी अवसर को पहचान लिया, जिसने भी समय को अपना बना लिया और अवसर के साथ अपने आप को आगे बढ़ता रहा, यकीनन उसकी जिंदगी आज परिवर्तित हो चुकी है। साथियों, यह हमारे लिए जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। कहानी एक अफ्रीका की किसान की है। एक अफ्रीका का किसान होता है, वो जिंदगी में बहुत खुश रहता है, बहुत ही प्रसन्न रहता है। उनके पास अपनी खेती बाड़ी होती है, उनके बच्चे होते हैं, उनके परिवार होते हैं। वो बहुत खुशी खुशी अपना समय उनका गुजरता रहता है, बीतता रहता है। एक दिन एक ऐसा समय आया कि उसके यहां एक मित्र आए और मित्र ने उसको हीरे के बारे में जानकारी दिया। उन्होंने बताया कि यार, ये अंगूठे भर की जो हीरे हैं, शायद अगर तुम्हारे पास होता तो तुम्हारी जिंदगी बदल गई होती।
जिंदगी में जितनी भी मशक्कतें तुम्हें करनी पड़ती हैं, तमाम मशक्कतें आसान हो जाया करता। उसे हीरे के बारे में बताया। अब वो किसान नाखुश हो चुका था। वो तब तक खुश था जब तक उसके जिंदगी में हीरे की कोई परख या हीरे की कोई बारे में जानकारी नहीं थी। अब जो उसके मित्र ने हीरे की जानकारी दिया तो वो नाखुश हो चुका था। पूरी रात वो हीरे के बारे में सोचता रहा, पूरी रात उसको नींद नहीं आई। सवेरा हुआ और उन्होंने सवेरा होते हुए निर्णय लिया कि मुझे हीरे की तलाश के लिए निकलना है। और वो अपनी खेती को किसी और के हवाले कर दिया, कुछ खेतों को बेच दिया और हीरे की तलाश में निकल चुका था। उन्होंने हीरे की तलाश समुचित जगत में किया, परंतु उसको हीरा नहीं मिला। किसान इतना मानसिक रूप से परेशान और आर्थिक रूप से परेशान हो चुका था कि उन्हें अपनी जिंदगी को गंवानी पड़ी। कहानी का दूसरा प्रारूप यहीं से शुरू होता है। जो खेत उन्होंने दूसरे के हवाले किया था या बेचा था, उस खेत में एक व्यक्ति अपने ऊंट को पानी पिला रहा था। सूरज की पहली किरण एक पत्थर पर पड़ती है और वह पत्थर इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठता है। वो व्यक्ति समझ ही नहीं पाया ये आखिर है क्या। उन्होंने सोचा चलो खूबसूरत सा एक पत्थर है, उसको लेकर चलते हैं, घर में कहीं रखेंगे, शोभा में काम आएगा। जब ऊंट पे वो पत्थर को ले जा रहा था तो उसी रास्ते से एक जोहरी जा रहा था। उसने दूर से देखा कि ये तो हीरा है। ऊंट वाले से पूछा कि ये पत्थर तुमने कहां से लाया। उन्होंने कहा कि मेरे खेत में ऐसे पत्थर, हजारों पत्थर दूर दूर तक दबे हुए। जब सारे पत्थर को जांच पड़ताल कराई गई, उस खेत की सारी पत्थरों को जांच पड़ताल कराया गया, सारे के सारे पत्थर हीरे मिले। अर्थात हम जिस लक्ष्य के लिए भटकते हैं, जिस लक्ष्य के लिए हम जदोजहद करते हैं, परेशान रहते हैं, अगर हम उसको पहचान नहीं पाते तब तक हमारी जिंदगी यूं ही भागम दौड़ की जिंदगी में रहती है और शायद हम मानसिक रूप से परेशान होते हैं, आर्थिक रूप से परेशान भी हो जाते हैं। अंतर्गतवा हम बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं। वही जब आप अवसर की तलाश करते हो तो हो सकता है कि यह अवसर आपके पैरों के नीचे हो, बस आप उसको एक बार पहचान लो। हमें इस कहानी से बस यही मिलता है कि हर अवसर हमें आगे बढ़ने के अवसर देता है। हमें भटकने की जरूरत नहीं है। हमें जो भी मिला है अपने मन को ठहराव बना करके उसे हमें सिद्ध करना है। अगर हम जो भी जगह पे हैं उन जगहों को अगर हम सिद्ध करने में लग जाएं, हम अपने आप को प्रूव करने में लग जाए, तो शायद हमारी जिंदगी परिवर्तन से भरा हुआ होगा और हम अपनी जिंदगी में वो कौशल को हासिल करेंगे जिसके लिए हम कभी कल्पना करते हैं। साथियों, हर दिन की प्रशिक्षण एक नया रूप आपको देती है। हर दिन की प्रशिक्षण में आप सुबह सुबह शामिल हो जाते हैं और ये शामिल होने का निर्णय मैं मानता हूं कि आप लोग अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को संवारना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में कुछ नया करना चाहते हैं। यह प्रशिक्षण आपके लिए आरंभ की गई है। जब प्रशिक्षित होते हैं आप, तो प्रशिक्षित होने के साथ साथ आपको खुद को अपना व्यक्तिगत रिसर्च भी करना अति आवश्यक है। जब तक आप व्यक्तिगत रिसर्च पॉइंट टू पॉइंट बिंदुओं पर व्यक्तिगत रिसर्च नहीं करते, व्यक्तिगत तैयारी नहीं करते, तब तक आपका प्रशिक्षण अधूरा होता है।
प्रशिक्षण लेने के बाद आप अपनी व्यक्तित्व को निखारने के लिए आपको अपना व्यक्तिगत रिसर्च करना अति आवश्यक है। इसलिए हर दिन जितनी भी पॉइंट बताई जाती है, हर पॉइंटों को आप सीखेंगे और सीखने के साथ साथ जीवन में उतारने की पूरी कोशिश करेंगे। स्वयं भी उतारेंगे और दूसरे को भी इससे मनन करवाएंगे ताकि उनका भी जीवन आपकी ही तरह सफल हो सके। बाकी प्रशिक्षण को कल मैंने सेक्शन 14(3) को कंप्लीट हम लोगों ने किया था। सेक्शन जो हमारा है 14(3) और 14(3) को हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज 14 का 4 प्रशिक्षण का हमारा विषय है। 14 का 4 कह रहा है निकासी से संबंधित कुछ व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी गई। कल हम लोगों ने 4WS बचत योजना की पूर्ण व्यवस्थाओं को समझा। जो प्लानिंग पूर्वत्र से संचालित हो रही थी, जो कॉन्सेप्ट चल रही थी, उस कॉन्सेप्ट में जो बदलाव हुआ है, परिवर्तन हुआ है, उसके बारे में हम लोगों ने समझा है। आज हम समझेंगे कि हम 4WS में शामिल सभी दीदियों का, हम समूह के सभी दीदियों को निकासी किस प्रकार से कर सकते हैं, वो अपनी जमा धन को किस प्रकार से निकासी कर सकता है, यह अधिकार देता है सेक्शन 14 का 4। सेक्शन 14 का 4 कह रहा है खाते से राशि की निकासी अनुबंध की गई टर्म अवधि पूरा होने उपरांत ही खाता धारक अपने जमा राशि की निकासी कर सकता है। टर्म अवधि, इस बातों को अब आपको बहुत ही बढ़िया से लोगों को आपको जानकारी देना कि ये जो आप जिस समय में बचत सेविंग टर्म पॉलिसी का आप चयन करते हैं, या सुपर ए बेनिफिट का आप टर्म पॉलिसी को चयन करते हैं, या बी पॉलिसी को करते हैं, या कोई भी टर्म पॉलिसी को आप चयन करते हैं, और टर्म पॉलिसी एक अनुबंध के रूप में रिकॉर्ड कर दिया जाता है। अनुबंध जस्ट एग्रीमेंट, हमारा उनके साथ एक अनुबंध हो जाता है कि इतने टाइम में आपकी मैच्योरिटी फिनिश होगी, और मैच्योरिटी फिनिश होने के बाद आप अपनी राशि पे अधिकार जता सकते हैं। विदाउट मैच्योरिटी पूरा किए हुए आप अपनी राशि पे अधिकार नहीं जता सकते, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक पॉलिसी होती है, हर संस्थान की एक अपनी पॉलिसी होती है। जिस पॉलिसी के बारे में जब तक लोगों को हम बताएंगे नहीं, जानकारी नहीं देंगे, आप विभिन्न प्रकार के परेशानियों से परेशान होते हैं। लोग कहते हैं कि हम नहीं जमा कर सकते, हमको पैसा वापस करवा दो, इत्यादि कई प्रकार की केसेज इस बीच में देखने को मिला है। जब आप शुरुआत में सभी दीदियों को यह जानकारी आप दे देते हैं बैठक शुरू करने से पहले कि आपका अनुबंध होने जा रहा है, आप 2 सालों का मैच्योरिटी अगर लेना चाहते हैं तो 2 सालों से पहले आप राशि वापस नहीं ले सकते, इस बातों को क्लियर समझ लें। अगर 3 सालों की आपकी टर्म अवधि लिया जा रहा है तो 3 साल से पहले आप नहीं ले सकते। ये जस्ट एक एग्रीमेंट है, अनुबंध है, और अनुबंध की प्रक्रिया के तहत टर्म अवधि पूरा होने पर ही राशि की निकासी किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। समझ पा रहे होंगे आप। टर्म अनुबंध अवधि से पूर्व खाता निष्क्रिय होने की स्थिति में खाता धारक को आर्थिक जोखिम निम्न प्रकार का हो सकता है। अब किसी दीदी का टर्म अवधि है 2 सालों का, उन्होंने 6 महीना अपना खाता को चलाया और 6 महीना के बाद खाता को बंद कर देती, वो बचत कर नहीं करती। उस स्थिति में उन्हें कुछ आर्थिक जोखिम उसको उठाना हो सकता है
किस प्रकार के आर्थिक जोखिम हो सकता है वो आगे हम बताएंगे। संस्थान साइबर सुरक्षा नियमों का पालन करती है। संस्थान क्या करती है? साइबर सुरक्षा नियमों का पालन करती है तथा सभी खाता धारक को इसमें सहयोग अथवा सहायता की अपेक्षा रखती है ताकि लेन देन प्रक्रिया को स्वच्छ रखा जाए। समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। अब क्या है, उसको आर्थिक जोखिम किस प्रकार से उठाना पड़ सकता है। 14.4 का ए कह रहा है निरंतर 4 सप्ताह या उससे अधिक समय तक खाता में बचत नहीं करने की स्थिति में खाता निष्क्रिय एवं बंद कर दी जाएगी, जैसा मैंने पूर्व में बताया था। तथा खाता धारक को वार्षिक अनियमितता नियम के तहत 10% तक की राशि संस्थान के द्वारा विलंब शुल्क रूप में काटा जा सकता है या आर्थिक जोखिम होगी। जब लोगों से आप बात करेंगे तो इन सभी बातों को क्लियर कट में करेंगे। कोई भी बातें डार्क में रखने की जरूरत नहीं है। अभी अगर आप डार्क में रख लेंगे, अभी आप उनसे छुपाएंगे तो हो सकता है कि कल ये आपका गले की हड्डी बन जाए। इसलिए इन सभी बिंदुओं पर बिंदु बाय बिंदु आप सभी दीदियों को स्पष्ट तमाम चीजों को जानकारी दें ताकि आगे चल करके आपके साथ कोई परेशानी नहीं हो, कोई चुनौती आपके सामने ना हो। समझ पा रहे हैं क्या कह रहा है? आर्थिक जोखिम किस प्रकार का हो सकता है? तो आर्थिक जोखिम अगर 4 सप्ताह या उससे अधिक बचत की प्रक्रिया को अगर प्रभावित करता है कोई भी दीदी के द्वारा, तो उस स्थिति में उसे जो उसकी राशि है, जब उसकी निकासी का टाइम होगा तो 10% अनियमितता स्थिति में विलंब शुल्क के रूप में राशि काट लिया जाएगा। यह उसकी आर्थिक जोखिम हो सकती है। बी कह रहा है टर्म अवधि पूरा होने से कम 30 दिन, अधिक से अधिक 90 दिनों में जमा राशि से कुल अनियमितता राशि काटकर खाता धारक को भुगतान दे दिया जाए। अगर उसमें कोई अनियमितता का अगर कारण होगा तो राशि काटी जाएगी। अगर अनियमितता का कोई कारण नहीं होगा तो उसको कहा है कम से कम टर्म अवधि के 30 दिन, अधिक से अधिक अगर कोई भी दस्तावेज या कोई भी अन्य चीजें मैचेज हो जाती हैं, उस स्थिति में 90 दिनों तक की प्रक्रिया को पूरा करके जो भी राशि अनियमितता की होंगी उसे काट करके बाकी शेष राशि खाता धारक को वापस कर दिया जाएगा। सी कह रहा है टर्म अवधि से पूर्व खाता बंद होने या निष्क्रिय होने पर ब्याज की राशि नहीं दिया जाएगा। अब कोई दीदी 6 महीना अपना बचत प्रक्रिया को कंटिन्यू की और 6 महीना के बाद वो खाता को बंद कर देती है, निष्क्रिय वो खाता किसी कारण से हो जाता है जिसे एक्टिव नहीं किया जा सकता, उस स्थिति में हम जो ब्याज की राशि है, अधिक ब्याज की राशि है, उसे उस राशि से हम प्रतिबंधित रखेंगे, उसे उस राशि का ब्याज नहीं दिया जाएगा। डी नंबर क्या कह रहा है? अनुबंध की गई समय से पूर्व बचत राशि की मांग करना अनाधिकार प्रयास होगा जिसके विरोध खाता धारक के ऊपर अनुशासनात्मक प्रशासनात्मक कार्रवाई एवं मुकदमा दर्ज कराकर न्यायालय से न्यायिक कार्रवाई किया जा सकता है। समय पूरा नहीं हुआ, हमारे अधिकारियों को प्रताड़ित करने लगी, हमारे अधिकारियों को गाड़ी बैग जब्त करने लगी, उनको विभिन्न प्रकार की प्रताड़ना करने लगा। उस स्थिति में वरिष्ठ पदाधिकारी को यह अधिकार देता है कि सेक्शन 14 का 4 उन खाता धारकों के प्रति आप न्यायिक कार्रवाई, प्रशासनिक कार्रवाई या न्यायालय के अधीन मामला ले जाकर के उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। उसमें कह रहा है किया जा सकता है न्यायिक कार्रवाई संस्थान के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा तथा वकालतम सभी खर्च खाता
वकालतन सभी खर्च खाता धारक को ही भुगतान करनी होगी। अगर संस्थान का केस मुकदमा की स्थिति में कोई भी राशि खर्चा होती है तो वो राशि भी खाता धारक से ही वसूल किया जाएगा। इस बातों को लोगों को क्लियर करना है। इन नंबर कह रहा है, संस्थान की ओर से प्रभावित की गई ऋण योजना संस्थान की मूल संपत्ति में से एक है, जिसे प्रभावित करना संस्थान का सुरक्षित अधिकार है। क्या है? संस्थान के ओर से प्रभावित की गई ऋण योजना संस्थान की मूल संपत्ति में से एक है, जिसे प्रभावित करना संस्थान का सुरक्षित अधिकार है। इस बातों को समझ पा रहे हैं? हमारा लोन से संबंधित जो प्रस्ताव है, हम ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। वो हमारा व्यक्तिगत अधिकार है, हमारे अधिकारियों का व्यक्तिगत अधिकार है। उसके लेकर के कोई डंडा कोई लाठी लेकर के लोगों के साथ ये नहीं कि हमको देना ही होगा, हम चाहेंगे तो देंगे, हम चाहेंगे तो नहीं देंगे। तो हमारा सुरक्षित अधिकार है ये। इसके लिए भी लोगों को जागरूक करना जरूरी है। लोगों को हम जिस लोन की पैरामीटर है वो हर पैरामीटर पर फिट बैठने वाले सभी दीदियों को ही लोन दे सकते हैं। जो लोन के पैरामीटर पर फिट नहीं बैठेगा हम उसको लोन नहीं देंगे। तो इस बातों को भी विशेष रूप से लोगों को हमें जागरूक करनी है। इसके बाद हमारा एक्ट कह रहा है, संस्थान के अधिकृत समूह में कर्मचारी अथवा पदाधिकारी को स्पष्ट रूप से बचतकर्ता सदस्यों को उपयुक्त व्यवस्था के संबंध में स्पष्ट संज्ञान करानी होगी। निकासी के लिए खाता धारक को अपने ऑफिशियल लिंक की सहायता से विड्रॉल प्रपत्र दाखिल करने उपरांत ही इसकी अनुमति दिया जा सकता है। संबंधित सेवाओं के लिए प्रखंड कार्यालय पहुंचकर अनुरोध लगा सकते हैं। टाइम मेच्योरिटी अगर आपका पूरा होता है, किसी भी दीदी का समय मेच्योरिटी समाप्त हो जाता है, 2 सालों को उन्होंने मेच्योरिटी लिया और 2 सालों की मेच्योरिटी उसकी पूरी हो गई, तो उस स्थिति में वो अपना पैसा को निकासी करना चाहता है तो उनके पास उनके सर्वर लिंक में, हमारा ग्रुप का जो सर्वर लिंक है उस ग्रुप के सर्वर लिंक में विड्रॉल करने का एक प्रोसेस होता है। टाइम मेच्योरिटी जैसे पूरा होगा विड्रॉल प्रोसेस एक्टिव हो जाएगा। या हमारे ग्रुप की हो या हमारे प्रखंड परियोजना पदाधिकारी सर के अधीन जो एक्टिविटी है तमाम एक्टिव को वो विड्रॉल एक्टिविटी एक्टिव हो जाएगा समय पूरा होने का। जब तक आपका समय पूरा नहीं हो जाता सॉफ्टवेयर विड्रॉल एक्टिविटी को एक्टिव नहीं करती है। आप कुछ भी कर लो, विड्रॉल एक्टिविटी जब तक सक्रिय नहीं होता, सॉफ्टवेयर सक्रिय नहीं करता, आप विड्रॉल नहीं कर सकते। इसलिए कहा रहा है कि अगर आपकी मेच्योरिटी पूरा हो गया, विड्रॉल एक्टिविटी आपका एक्टिव है ई लिंक पर, तो आप उसको विड्रॉल फॉर्म भरेंगे और विड्रॉल फॉर्म भरने के बाद अपना अनुरोध सबमिट करेंगे। पूर्ण आपकी व्यवस्था आपकी अनुरोध को स्वीकार करके विड्रॉल की प्रोसेस जो है, जमा राशि की प्रोसेस है, वो आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें कोई भी दीदी अगर ग्रुप की कोई भी दीदी इससे संबंधित व्यवस्थाओं को समझने में अभी तक स्वस्थ नहीं है तो उसका सहायता आप प्रखंड कार्यालय में जाकर के ले सकते हैं। प्रखंड कार्यालय प्रखंड परियोजना पदाधिकारी के माध्यम से अपनी अनुरोध मैनुअल आप दाखिल करके भी वहां से विड्रॉल की प्रोसेस को करवा सकते हैं। इसलिए कहा गया है, यहां पे स्पष्ट किया गया है कि विड्रॉल की जो प्रोसेस है अपने ऑफिशियल लिंक की सहायता से विड्रॉल प्रपत्र दाखिल करने उपरांत ही इसकी अनुमति दिया जा सकता है। संबंधित सेवाओं के लिए प्रखंड कार्यालय में पहुंचकर अनुरोध लगा सकते हैं। या अगर आप स्वयं सक्षम है कि हम ग्रुप के जो सर्वर लिंक है उस सर्वर लिंक पे जाकर के हम विड्रॉल प्रविष्ट कर दें तो स्वयं भी विड्रॉल प्रविष्ट कर सकते हैं। जो दीदी से संभव नहीं हो पा रहा है अभी, तो वो प्रखंड कार्यालय में जाकर के इससे संबंधित अनुरोध लगा सकते हैं।
अब हमारा ऐप नंबर कह रहा है विड्रॉल। विड्रॉल का जो प्रोसेस है हमारा, विड्रॉल निकासी, विड्रॉल निकासी करने का अनुरोध टर्म अवधि पूरा होने पर ही स्वीकार किया जाएगा। अनुरोध सत्यापन में ओटीपी की पुष्टि कराना अनिवार्य होगा। अब आप विड्रॉल करते हैं तो जस्ट विड्रॉल आप सैंपल फॉर्म भर करके नहीं कर सकते। जब आप विड्रॉल प्रविष्ट करेंगे तो ओटीपी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ही ओटीपी गिरेगा और ओटीपी की पुष्टि आपको करानी होगी, मैनुअल भी और इलेक्ट्रॉनिक भी। अगर आप मैनुअली डेटा प्रखंड परियोजना पदाधिकारी के सम्मुख भी अगर देते हैं तो ये ओटीपी की प्रविष्टि आपको करवाना होगा। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्टर्ड करवाया है, अगर किसी कारणवश मोबाइल नंबर को आप बदलना चाहते हैं तो डिपार्टमेंट को जानकारी देना होगा कि हम मोबाइल नंबर को ये बदल चुके हैं, ये हमारा मोबाइल नंबर अब सक्रिय नहीं है, हम दूसरा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं। ये तमाम चीजों को प्रोसेस आपको पूर्व में जो प्रत्येक 3 महीना में केवाईसी अपडेटिंग की प्रक्रिया होती है उसमें ही आपको करवा लेना होगा, ताकि आपका जो विड्रॉल का प्रोसेस है वो विड्रॉल का प्रोसेस क्लियर रहे। जी नंबर कह रहा है कि ऑफलाइन आवेदन दाखिल करने के दौरान खाता धारक के हस्ताक्षर, बायोमेट्रिक फिंगर निशान एवं आधार कार्ड, पासबुक का सत्यापन हेतु अन्य दस्तावेज का मांग किया जा सकता है। मांग की गई सभी दस्तावेज खाता धारक को प्रविष्ट कराना अनिवार्य है। दस्तावेज प्रविष्ट एवं पुष्टि नहीं करने की स्थिति में अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आप मैनुअली डेटा के अकॉर्डिंग प्रखंड परियोजना पदाधिकारी के सम्मुख अपना विड्रॉल के लिए अनुरोध लगा रहे हैं तो विड्रॉल के अनुरोध के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज वो मांग कर सकता है। आपका क्या मांग कर सकता है? पहला, दीदी का, अगर दीदी सिग्नेचर की हुई है तो स्वयं सिग्नेचर का पहला हस्ताक्षर का सत्यापन उसका होगा। अगर हस्ताक्षर नहीं करके वो फिंगर लगाई हुई है तो फिंगर का सत्यापन उसका होगा। ये 2 मुख्य सत्यापन हैं। सत्यापन के बाद उन्हें से पासबुक मांगी जाएगी, उनसे आधार कार्ड मांगा जाएगा। जो भी उनसे प्रखंड परियोजना पदाधिकारी को जिस प्रकार से संतुष्ट होना हो उस प्रकार से संतुष्टि उसको करवाना होगा, तब जाकर के ही आगे विड्रॉल की व्यवस्था जो है वो कंप्लीट की जाएगी, अन्यथा अनुरोध रिजेक्ट हो सकता है। पहला आपको क्या करना है? ओटीपी। ओटीपी महत्वपूर्ण है। ऑफलाइन आप प्रविष्ट करें या इलेक्ट्रॉनिक प्रविष्ट करें, मैंने पहले बताया था साइबर नियम जो हमारे ऊपर लागू है। अब एक संस्थान होने के नाते साइबर नियम लीगल फॉर्म में हमारे ऊपर लागू है। उस साइबर नियम को हम पालन जरूर करेंगे और हर व्यक्ति को साइबर नियमों को पालन करना चाहिए कि कल के डेट में कोई ऐसी अनहोनी ना हो जाए जिसके कारण आप समस्या में फंस जाए। तो इसलिए आपको साइबर नियमों का पालन करने के लिए पहला जो विड्रॉल का प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉनिक हो या मैनुअल, ओटीपी, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल का कॉन्फर्मेशन नंबर ओटीपी के रूप में प्रविष्ट करना पहला जरूरी है। अगर आप मैनुअली डेटा के रूप में आप जाते हैं प्रखंड कार्यालय में तो प्रखंड कार्यालय के द्वारा प्रखंड परियोजना पदाधिकारी के माध्यम से यह स्पष्ट आपसे जाना जाएगा कि आपका फिंगर अपलोड है या नहीं, आप जो हस्ताक्षर किए हैं वो हस्ताक्षर मैच हो रहा है या नहीं, आपका आधार कार्ड से तमाम चीज मिलान हो रही है या नहीं, आपका पासबुक का में जो नाम एंट्री है वो तमाम चीज मिलान हो रहा है या नहीं, इत्यादि हर प्रकार की डेटाओं को एज ए उसमें शामिल किया जाएगा, तो जाकर के निकासी का प्रोसेस आगे बढ़ाई जाएंगे। अब हम 14 का 5 कह रहा है, 14 सेक्शन 14 का 5, मृत्यु उपरांत निकासी। अगर खुदा न करे किसी भी दीदी को
या किसी भी हमारे ग्रुप के सदस्य उनको समूह में एक्टिविटी के दौरान अगर किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने उपरांत उसके जो जमा धन है उसका उत्तराधिकारी कौन होगा? तो जमा धन का उत्तराधिकारी पहले हमने बताया था कि जो व्यक्ति का नाम नॉमिनी के रूप में प्रविष्ट किया गया है वो उसका उत्तराधिकारी होगा। और मृत्यु उपरांत जो भी उनकी संपत्ति है हमारे पास, उस सभी संपत्ति को निकासी के लिए निम्न प्रकार के कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को पालन करना आवश्यक है। क्या है नियम? एक कह रहा है खाता धारक की मृत्यु होने उपरांत उनके जमा धन का स्वामित्व कथन में प्रविष्ट नॉमिनी ही होगी। पहले डेटा में आपने प्रविष्ट करवाया था कि नॉमिनी अमुक है हमारा, वो व्यक्ति का नॉमिनी ही उसके स्वामित्व होगा, उसके खाता का स्वामित्व होगा, दूसरा कोई व्यक्ति उसका नहीं हो सकता। तो इस बातों को भी आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजों को नोटेड करना है। बी कह रहा है खाता धारक की मृत्यु पश्चात 30 दिनों के अंदर प्रखंड कार्यालय को मृत्यु प्रमाण पत्र, कोर्ट से अभिप्रमाणित शपथ पत्र दाखिल कर देने उपरांत 15 दिनों के अंदर खाता को नॉमिनी सदस्य के नाम हस्तांतरित किया जा सकता है। हस्तांतरण होने उपरांत नॉमिनी सदस्य खाता को स्वयं नाम से संचालित कर सकता है। दो अवस्थाएं या दो प्रकार की प्रोसेस है। अगर कोई भी खाता धारक का मृत्यु हो जाता है, उस स्थिति में तमाम एक प्रोसेस होता है। पहला तो उसे प्रखंड कार्यालय को इन्फॉर्म करना होगा, उनको डेथ सर्टिफिकेट के साथ, मेडिकल रिपोर्ट के साथ, और साथ साथ एक शपथ पत्र कोर्ट से बना करके उसको देना होगा कि उसमें स्पष्ट लिखनी होगी कि ये खाता का आखिर वो स्थानांतरण करवाना चाहता है या खाता को स्टॉप करना चाहता है। अगर खाता का स्थानांतरण अपने नाम से नॉमिनी करवाना चाहता है तो वो हो सकता है। अगर खाता को बिल्कुल बंद करवा देना चाहता है तो बंद भी हो सकता है। तो इसके लिए यह तमाम बातें कही गई है। क्या कहा गया है? खाता धारक की मृत्यु पश्चात 30 दिनों के अंदर प्रखंड कार्यालय को मृत्यु प्रमाण पत्र, कोर्ट से अभिप्रमाणित शपथ पत्र दाखिल कर देने उपरांत ही 15 दिनों के अंदर खाता को नॉमिनी सदस्य के नाम से हस्तांतरित किया जा सकता है। स्थानांतरण होने उपरांत नॉमिनी सदस्य का खाता स्वयं नाम से संचालित कर सकता है। स्वयं भी अपने नाम से संचालित चाहे तो वो कर सकता है या तो खाता को स्टॉप करने का अनुरोध लगा सकता है। सी कह रहा है प्रखंड कार्यालय को उपयुक्त दस्तावेज के आधार पर ई लिंक की सहायता से खाता को नवीनीकरण करने का अधिकार हो। एचआरएम ऑफिस प्रखंड कार्यालय को इन एक्टिविटियों करने के लिए एक पावर, अलग से लीगल पावर उसको दिया हुआ है कि खाता को, कौन सी खाता को स्टॉप करना है दस्तावेज के आधार पर, कौन से खाता को अजय उसको ट्रांसफर करना है, नॉमिनी के नाम से ट्रांसफर करना है, इत्यादि का प्रोसेस एचआरएम डिपार्टमेंट उसको दे रखा है। इन बातों को लेकर के उसको एक्टिव रहना होगा। वो एचआरएम बचत योजना विभाग के नवीकरण हेतु ईमेल भेज सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम अगर हो उससे संबंधित तो डायरेक्ट किसी को नहीं, आप डायरेक्ट एचआरएम विभाग को ही मेल भेज सकते हैं। एचआरएम विभाग को मेल करेंगे तो मेल के दरमियान से आपकी जो भी प्रॉब्लम है इससे संबंधित तमाम प्रॉब्लम को आपको निवारण कर दिया जाएगा। तुरंत 24 से 48 घंटे में आपकी समस्या का निवारण होगा। प्रोसेस से तमाम चीजों को लेकिन करना होगा। डी नंबर कह रहा है खाता धारक की मृत्यु उपरांत नॉमिनी सदस्य खाता को निष्क्रिय या बंद करना चाहता हो तो शपथ पत्र में खाता बंद या नवीकरण से संबंधित सारांश देना अनिवार्य है। जैसा मैंने बताया, अगर खाता को आगे वो स्थानांतरण करना चाहता हो वो भी सारांश उसको शपथ पत्र में लिखना होगा। अगर बंद करना चाहता है वो भी सारांश उसको शपथ पत्र में लिखना होगा। शपथ पत्र में मृत्यु प्रमाण पत्र ऑफिशियल लिंक पर प्रविष्ट रिपोर्ट कर देने उपरांत वित्तीय अनियमितता की राशि नहीं काटा जाएगा। अगर आपने तमाम चीजों को अगर
आप खाता को बंद करना चाहते हैं, खाता को एक्टिव नहीं रखना चाहते, और तमाम डेटा, मृत्यु प्रमाण पत्र, सब कुछ आपने डेटा सबमिट कर दिया, शपथ पत्र आप में दे दिया कि मैं इस खाता को बंद करना चाहता हूं, उस स्थिति में आप आगे के जो वित्तीय अनियमितता आपको लगने वाली है, वो वित्तीय अनियमितता आपको नहीं लगेगी। इस बातों को ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्म हो चुका है कि इस कारण से, इस रीजन से आप खाता को बंद करना चाहते हैं। इस स्थिति में वित्तीय अनियमितता से आप बचेंगे, अधिक देर से आप बचेंगे, अधिक देर से आपकी बचत हो जाएगी। तो इन बातों को भी आप लोगों को जानकारी देना होगा। अगर खाता का नवीकरण होता है, अगर हम उसको रिन्यूअल करते हैं, नॉमिनी के नाम से ट्रांसफर करते हैं, उस स्थिति में जिस सदस्य के नाम से रिन्यूअल हो रहा है उसे तमाम सेविंग पॉलिसी के नियमों को पालन करना होगा। अगर आप खाता को स्टॉप कर देना चाहते हैं, बंद करना देना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, आपकी तमाम दस्तावेज लग गए, बंद हो जाएगा, वो खाता ऑलरेडी स्टॉप कर दी जाएंगी। लेकिन आप उसको नवीकरण करना चाहते हैं तो नियमों को पालन करना आपको होगा। ये नियम जो सेविंग की पॉलिसी की नियम है, वो सेविंग की पॉलिसी आप पर वैसे ही एक्टिव रहेगा जो पूर्व से एक्टिव था। उसी प्रकार से आपको कंप्लीटली अपनी प्रोसेस के माध्यम से तमाम चीजों को बचत करते रहना होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। 15 सेक्शन 15 हमारा किन कह रहा है, ऋण योजना की प्रमुख विशेषताएं एवं कर्तव्य। ऋण योजना का प्रमुख विशेषताएं एवं कर्तव्य, इस बातों को आप लोगों को बहुत ज्यादा चीजों को समझना है, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या यही हो रही है। इन पाठों को समझना आपको अति आवश्यक है। संस्थान के ओर से प्रभावित सभी ऋण योजना वैकल्पिक है। ऋण अनुमोदन से संबंधित निर्णय संस्थान पर निर्भर करता है। मैं इस पे पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को। संस्थान ऋण योजना का अपना अधिकार संस्थान का है। किस ऋण को वो अप्रूव कर सकता है, किस ऋण को रिजेक्ट कर सकता है, वो संस्थान की अपनी विचार होगी। जो पैरामीटर पर ऋण के पैरामीटर को कंप्लीट करेगा हम उसे अप्रूव करेंगे, जो ऋण के पैरामीटर को कंप्लीट नहीं करेगा हम उसको रिजेक्ट करेंगे। और यह अधिकार आपका भी है। हर पदाधिकारियों का, हर पंचायत कोऑर्डिनेटर का अधिकार है, हर प्रखंड परियोजना पदाधिकारी का अधिकार है। इस नियमों को आप विशेष रूप से अमल में लेकर आएंगे। एक कह रहा है, संस्थान की ओर से प्रभावित की गई ऋण योजना संस्थान की मूल संपत्ति में से एक है, जिसे प्रभावी करना संस्थान का सुरक्षित अधिकार है। क्लियर है पॉइंट? इन बातों को आप लोगों के बीच में जरूर आप लेकर के जाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या यही हो जाती है। ऋण पैरामीटर कंप्लीट नहीं होता है, लोग ऋण के लेकर के ज्यादा फोर्स करते हैं। अच्छी बात है, हम ऋण हर व्यक्ति को देंगे, परंतु उन्हें हर पैरामीटर को फिट करना होगा, हर पैरामीटर पर बैठना होगा, तभी जाकर के हम ऋण देंगे। अब तो प्रोसेस ये आ गया है कि आप उसका आधार नंबर डालिए, पैन नंबर डालिए, उसका पूरी बायोडाटा आ जाएगा कि कैसे उसका ऋण, कितना सिबिल है उसका, अब तक कितने संगठनों से ऋण ले लिया, किन किन संगठनों का ऋण उन्होंने चुकाया, किन किन संगठनों का ऋण अभी तक लंबित रखे हुआ है, इत्यादि हर सदस्यों का आपके पास डेटा होगा। बी नंबर कह रहा है, संस्थान के अधिकृत समूह में कर्मचारी अथवा पदाधिकारी को स्पष्ट रूप से बचतकर्ता सदस्यों को उपयुक्त व्यवस्था के संबंध में स्पष्ट संज्ञान कराना होगा। जो भी अभी तक व्यवस्थाएं मैंने आपको बताया, उसमें सभी बचतकर्ता को आपको स्पष्ट संज्ञान करा देना होगा कि यह हमारी पॉलिसी है, इस पॉलिसी के तहत ही हम आपको आगे प्रोसेस कर सकते हैं। गलत जानकारी देना बचतकर्ता एवं अस्थायी बचतकर्ता के द्वारा विरोध अनेक कोई भी कार्रवाई के लिए क्षेत्रीय प्रशासन एवं समूह जिम्मेवार होंगे। ऐसे माहौल बनने पर संस्थान का कार्य प्रभावित होता है, इसके जिम्मेवार माने जाए। अगर आप संस्थान के रूल रेगुलेशनों से लोगों को अवगत नहीं कराया तो यह रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, यह जवाबदेही आपकी होगी। समय पे आप तमाम चीजों को लोगों को क्यों नहीं चेताया,
हमारे रूल्स नियम से लगभग चीजों से अवगत क्यों नहीं करवाए? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। उस क्षेत्र में कोई भी ऐसा कोई विवाद होता है, कोई भी ऐसी कार्य होता है जिससे संस्थान की आर्थिक हानि होती है या उसके कार्यों में कोई बाधा पहुंचता है, तो उसके लेकर के जिम्मेवार भी आप ही होंगे। इस बातों के लेकर के आपको स्पष्ट लोगों को तमाम बिंदुवार, क्योंकि हमेशा प्रत्यक्ष का कोई प्रमाण नहीं होता। आप कितना भी लोगों को अगर आप अधूरा जानकारी देकर के सिस्टम में हिस्सा बनवाते हैं, तो हो सकता है कि उस पल के लिए तो वो सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे, लेकिन आगे जाकर के आपके सामने जटिल समस्या को उत्पन्न करेगा। अगर चाहते हैं कि आगे चल करके हमारे पास जटिल समस्या उत्पन्न ना हो, तो बैठक के दरमियान रूल रेगुलेशन के बारे में लोगों को स्पष्ट जानकारी दें, लोगों को हर सेक्शन के बारे में पढ़ने के लिए उसको कहे कि आप भी पढ़ें, समझ ले, बुझ लेने के बाद, तमाम चीजों को समझ लेने के बाद आप हमारे संगठन का हिस्सा बने। सी नंबर कह रहा है, गलत एवं भ्रमित जानकारी के कारण संस्थान के चल अचल संपत्ति की क्षति पहुंचाया गया अथवा कार्य प्रभावित होने की स्थिति में 100% नुकसान का भरपाई दोषी सिद्ध होने वाले अधिकारियों को जमा सुरक्षा निधि डिपॉजिट की राशि संस्थान के द्वारा तत्काल जब्त कर लिया जाएगा तथा विधि संगत 15B के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अगर उस क्षेत्र में आपके किसी भी कारण से, आपके किसी भी लापरवाही से अगर संगठन पे कोई भी संगठन की चल अचल संपत्ति की हानि होती है, तो उस क्षेत्र के तमाम अधिकारियों का पहला काम उसकी सुरक्षा निधि को जब्त कर लेगी ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? आपके लापरवाही से ही हो रही। इन चीजों से बचने के लिए स्पष्ट लोगों को जानकारी दीजिए और बाय डॉक्यूमेंटेशन अभी जानकारी मिलने वाली है लोगों को। अभी मोमेंटम, हर ग्रुप को हम मोमेंटम देंगे, हर समूह को एक पंजीकरण सर्टिफिकेट अवेलेबल करवाएंगे, मोमेंटम हम अवेलेबल करवाएंगे। मोमेंटम पर उससे साइन लिया जाएगा कि स्पष्ट रूप से आपने तमाम बिंदुओं को स्पष्ट रूप से पढ़ लिया है, समझ लिया है, उस आवास में पढ़ लिया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, उस स्थिति में उन क्षेत्र में कोई भी चीजों की होती हानि या हमारे संस्थान के चल अचल संपत्तियों को कोई भी नुकसान पहुंचाया जाता है, इसकी भरपाई आपको करनी होगी और पहला भरपाई आपकी सुरक्षा नीति जब्त करके ऑर्गेनाइजेशन करेगी। 15B के तहत कार्रवाई भी किया जाएगा। 15B कह रहा है क्या? 15B के ऊपर जो पढ़ेंगे तो 15B के ऊपर के तहत आप पे कार्रवाई भी किया जा सकता है। डी नंबर कह रहा ऋण के अनुमोदन समूह की सामूहिक प्रस्ताव एवं क्षेत्रीय प्रशासन जैसे पंचायत समन्वयक, प्रखंड परियोजना पदाधिकारी, जिला परियोजना प्रबंधक, अधिकृत अनुबंध समरी दस्तावेज के आधार पर ऋण की स्वीकृति प्रमंडल अधीक्षक के द्वारा दाखिल अनुबंध पर प्रदेश पर्यवेक्षक एवं महाप्रबंधक को संयुक्त स्वीकृति इकरारनामा दस्तावेज के आधार पर ही मानव संसाधन प्राधिकरण ऋण योजना विभाग के द्वारा स्वीकृति और स्वीकृति का अंतिम निर्णय लिया जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां सभी लोगों की तय की जाती है। अभी आगे चल करके पंचायत कोऑर्डिनेटर साहब हो या प्रखंड परियोजना पदाधिकारी, आपके लिए एक स्पेशल क्लास ऋण प्रबंधन के लिए लेकर के आ रहा है। ऋण प्रबंधन क्या है? ऋण प्रबंधन में आपको बताया जाएगा कि ऋण अलॉटमेंट के लेकर के आपको क्या करना है, ऋण अलॉटमेंट के लेकर के आपके पास पावर क्या है, उस पावर का उपयोग आप कैसे कर सकते हैं। तो ऋण प्रबंधन हम आगे सेशन में आपको बताएंगे, लेकिन अभी यहां कह रहा है, क्या कह रहा है कि पहला जो भी ऋण के लेकर के प्रपोजल आप तैयार कर रहे हैं या समूह का प्रपोजल आप इकट्ठा कर रहे हैं, तो पंचायत कोऑर्डिनेटर को समरी डेटा बाय रेवेन्यू टिकट मैनुअली, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे तो बाद में, पहले मैनुअली फॉर्म पर आपको समरी बनाना होगा। समरी में आपको अपना रेवेन्यू टिकट के साथ हस्ताक्षर करने होंगे।
समरी आपको ग्रुप से तैयार करवाना होगा। समरी ग्रुप के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष सभी सदस्यों का हस्ताक्षर लेने होंगे और वो समरी ग्रुप का समरी और पंचायत समन्वयक का समरी प्रखंड परियोजना पदाधिकारी के पास स्टोर हो जाएगा मैनुअल डेटा के रूप में, और वो डेटा के आधार पर वो अपना व्यक्तिगत समरी तमाम वेरिफिकेशन करने के बाद, तमाम व्यवस्थाओं को कंप्लीट करने के बाद वो व्यक्तिगत समरी अपना निजी समरी तैयार करेगा और वो निजी समरी में तमाम डेटा को प्रविष्ट करेगा, पूरे ब्लॉक का डेटा को प्रविष्ट करेगा लोन प्रपोजल्स में। उसमें उनका रेवेन्यू टिकट लगेगा और रेवेन्यू टिकट के साथ हस्ताक्षर करने के बाद आपको डायरेक्ट डीपीएम कार्यालय को जमा करना है और डीपीएम कार्यालय वो डेटा को आपने जो समरी दिया है उस समरी को वो भी अपना स्टोरेज कर लेगा और पुनः उस आपके समरी के आधार पर वो समरी वो स्वयं तैयार करेगा और पुनः उसका रेवेन्यू टिकट होगा और वो समरी डायरेक्ट प्रमंडल अधीक्षक के पास जाएंगे। प्रमंडल अधीक्षक का छोटा सा फॉर्मेलिटी उसमें होता है और पुनः वो समरी पर हमारे प्रदेश पर्यवेक्षक या महाप्रबंधक कार्यालय को जाएगा। वहां भी एक छोटा सा फॉर्मेलिटी होता है। वो फॉर्मेलिटी क्या होगा वो अगले सेशन में हम बताएंगे। वो फॉर्मेलिटी करने के बाद डायरेक्ट एचआरएम विभाग में चला जाता है और एचआरएम विभाग वो डायरेक्ट उसको लोन योजना विभाग को हस्तांतरित करती है और तमाम डेटा को स्टोरेज जो डेटा है तमाम चीजों को रिव्यू करने के बाद लोन की प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है। तो इन चीजों को आपने समझा, लोन समरी की कितनी महत्व है। लोन समरी अगर आप देते हैं तो यानी आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये 50 लाख या 20 लाख या 5 लाख हर प्रखंड परियोजना पदाधिकारी, हर पंचायत कोऑर्डिनेटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हो जाता है कि आपके क्षेत्र में हमने इतना लोन दिया। प्रखंड परियोजना पदाधिकारी का यह तय हो जाता है कि आपके क्षेत्र में हमने इतना लोन दिया। जिला अधिकारी को यह तय हो जाता है कि आपके क्षेत्र में हमने इतना लोन दिया। मंडल अधिकारी को यह तय हो जाता है कि आपके क्षेत्र में आपके सिग्नेचर अथॉरिटी से हमने इतना लोन दिया। जीएम अधिकारी को तय हो जाता है कि आपके क्षेत्र में हमने इतना लोन दिया। तो इस लोन की उगाही, इस लोन की जो ईएमआई की रिकवर करने की भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना ही होगी। लोन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझना है, इसे हल्के में लेकर के नहीं समझना है। अगर हल्के में लेते हैं तो इसको परेशानी आपके गले पर उतरेगा कि लोन हमेशा बुरा चीज होता है। मैं कई बार बताया और इंडस्ट्रीज में कोई भी फाइनेंशियल कंपनी काम करती है तो अपने लोगों के, अपने अधिकारियों की अथॉरिटी पर ही कार्य करती है, दूसरा के किसी की अथॉरिटी नहीं होता। आप लोन पास करवा रहे हो तो लोन की आपको वापसी करवाने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। आप इस बातों की जवाबदेही आपको लेने की होगी। इनमा कह रहा है अनुमोदित ऋण का समुचित ईएमआई मासिक किस्त संस्थान में जमा करने की पूर्ण जवाबदेही उपयुक्त प्रशासनिक अधिकारी रहेंगे। वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में जवाब दे रहे हैं। यहां पे प्रत्यक्ष आप सर्विस में है फिर भी आपको जवाब दे रहना होगा। किसी कारणवश आप सर्विस से बाहर चले जाते हैं, उस स्थिति में आपको जवाब दे रहना होगा। इन बातों को आपको स्पष्ट समझना है, स्वयं को समझना है और लोगों को समझाना भी है। अपने हर कनिष्ठ अधिकारियों को समझाना है कि इसकी महत्व क्या है और इसके लिए क्यों ये आवश्यक है। जब तक ऋण से संबंधित रिस्पॉन्सिबिलिटी तय नहीं होगा तब तक हमारे पास बड़ा करने का कोई अवसर नहीं होगा। हम निरंतर लोगों को तो लोन दे सकते हैं लेकिन निकासी करने के लिए हमारे पास वापस लेने के लिए जो एक सही विकल्प नहीं होगा, एक शक्ति के साथ प्लेटफॉर्म नहीं होगा तो शायद हम वापस नहीं ले सकते। इसलिए ये तमाम चीजों को कहा गया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में आप जवाब दे रहे हैं। कल के डेट में ये पल्ला नहीं जा सकते कि हमने रिजाइन कर दिया, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके रीजन में ये लोन गया है। जब तक आप सेवा में रहे हैं या लोन गया है तो लोन गया है तो आपको इस बातों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी।
तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दो प्रकार से होगी। पहला, सर्वप्रथम, जब आप अपने रीजन में सेवाओं के दौरान जब तक हैं तब तक का ईएमआई 100% आपको लाना होगा। 100% ईएमआई का कलेक्शन आपके पास होना, जब तक एनओसी आपको नहीं मिला है। जब आप संस्थान से आप किसी कारणवश त्याग पत्र देना चाहते हैं, जब आपका ईएमआई उस समय तक का फिनिश हो जाता है तो आपका त्याग पत्र स्वीकार हो जाएगा, क्योंकि आपके जगह पर नए प्रभारी होंगे, वहां से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हो जाएगा कि ये तमाम चीज अब तक का नो ड्यूज है, कल आपने यहां पर पदभार लिया है तो कल से ये तमाम फाइलों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। समझ पा रहे होंगे ये क्यों महत्वपूर्ण है, और यही सर्विस का प्रोसेस भी है। सर्विस रूल्स इसी प्रकार से काम भी करती है। तो इन बातों को विशेष रूप से आपको ध्यान देना अति आवश्यक है। F नंबर, प्रशासन में शामिल एक एक जवाबदेह अधिकारियों कर्मचारियों का जमानत एवं सुरक्षा निधि अथवा डिपॉजिट के रूप में जमा की गई राशि को संस्थान के ओर से एनओसी पत्र निर्गत होने की अवधि तक भुगतान नहीं किया जा सकता। अब आपके क्षेत्र में जो भी लोन आपके क्षेत्र में गया है, जब तक आपको संस्थान के द्वारा आपको एनओसी नहीं मिल जाता, आपकी डिपॉजिट, सर्विस डिपॉजिट आपको वापस नहीं दिया जाएगा। इसलिए इन सभी बातों को बहुत ज्यादा आपको मद्देनजर रखने की जरूरत है, क्योंकि कल के डेट में आपके साथ कोई परेशानी ना हो। क्योंकि किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी जवाबदेह लेना आसान नहीं होता। पद लेना आसान होता है, कर्तव्यों को पूरा करना आसान नहीं होता। और ये कर्तव्यों को पूरा करने के लिए तमाम रूल और रेगुलेशन तैयार की जाती है। कोई भी चीज आसान नहीं होता, हर काम डिफिकल्ट होते हैं। जो कार्य सही दिशा में करने वाले लोग हैं उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। जो अटपटान ढंग से काम करना चाहते हैं, हमेशा रॉन्ग दिशा चाहते हैं, उसके लिए कठिन होने वाला है। अब तक का जो रॉन्ग दिशा आपकी रही है, उन चीजों को, आदतों को आपको खत्म करेंगे। हमेशा राइट वे चुन करके आपको काम करना है, और राइट वे अगर आप चुन करके काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के शीर्ष नेतृत्व पे आप पहुंच सकते हैं। आगे आपके पास बढ़ने के लिए अपार संभावनाएं होंगी। वही अगर आप गलत दिशाओं को चुन करके काम करते हैं, मनमर्जी करते हैं, तो फिर आपके लिए परेशानी का विषय है। आपके साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। इसलिए आपको अक्षर साथ तमाम चीजों को समझना जरूरी है, क्योंकि ये आपके भविष्य की बातें हैं, फ्यूचर की बातें हैं, एक दिनों की बातें तो है नहीं। और भविष्य हमेशा निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक ही निर्वहन किया जा सकता है। जब आप शपथ लेते हैं तो शपथ में आपसे निष्ठा और ईमानदारी की शपथ दिलवाई जाती है। यह प्रोसेस क्यों शुरू होता है? इसलिए कि कल आपको जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, कुछ आपको प्राइवेसी पॉलिसी होती है आपके अंदर, उसको, उसकी गोपनीयता का भी आप शपथ लेते हैं कि आप अपने गोपनीयता को सार्वजनिक नहीं करेंगे। कुछ पॉलिसियां ऐसी होती है जिनको बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से साफ सुथरा में लोगों को सामने प्रस्तुत करना होता है, इत्यादि की चीजों को आप शपथ लेते हैं। शपथ का महत्व बहुत बड़ा है और इसके लेकर के आपको बहुत काम करने की जरूरत है। जी नंबर कह रहा है कि एनओसी जारी करने का निर्णय केवल मानव संसाधन विभाग का ही विशेषाधिकार है और कोई डिपार्टमेंट आपको एनओसी नहीं देगा। ना तो जीएम कार्यालय को एनओसी देने का पावर है, ना तो मंडल को एनओसी देने का पावर है, ना तो डीपीएम को एनओसी देने का पावर है, ना तो बीपीओ को एनओसी देने का पावर है। ये एनओसी कोई और नहीं देगा। एनओसी सिर्फ अब देगा तो मानव संसाधन विभाग के द्वारा एनओसी आपको मिलेगा। यह विभाग एनओसी तभी जारी कर सकती है जब पदाधिकारी व सेवा कर्मियों का सेवा क्षेत्र के अंतर्गत सभी बकाया राशि, पंजी प्रोफाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क एवं निम्नलिखित प्रकार के आवंटित संसाधन 100% सुरक्षित प्रस्तुत करने में सक्षम रहा। अभी तक आपके कार्यभार में जो भी आपकी चल अचल संपत्ति हैं, दस्तावेज हैं, रिकॉर्ड है, डिस्क है, अभी तक आपको जो भी संसाधन के रूप में अलॉटेड
चीजें मिली हैं, तमाम चीजों को अक्षरशः 100% अगर आप सुरक्षित वापस करते हैं, 100% तमाम चीजों को वापस करते हैं, कोई भी आपके क्षेत्र में आपके सर्विस पीरियड तक कोई भी लिटिगेशन या पेमेंट बकाया नहीं है, उस स्थिति में आपका एनओसी मानव संसाधन विभाग के द्वारा निर्गत कर दी जाएंगी और वहां से आपकी कोई परेशानी नहीं होने वाली है जब एनओसी आपका निर्गत हो जाएगा। इसके महत्व को बारे में समझना जरूरी है। एनओसी एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस को लोगों को संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तहत यह अधिकार प्रदान करता है कि हम किस परिस्थितियों में लोगों को रिलीज कर सकते हैं। अगर ऐसा ना हुआ, लोग एक सादा पेपर पे अपना रिजाइनेशन लिख दे देंगे, उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खत्म नहीं होती है। आपको एनओसी जब तक नहीं मिलता तब तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहती है, उत्तरदायी आप रहेंगे तमाम चल अचल संपत्ति के प्रति। मुझे उम्मीद है यहां तक कि विधि व्यवस्थाओं को आपने बढ़िया से समझ पा रहे हैं, लोगों तक इंफॉर्मेशन जा रही है, जो त्रुटियां जो गलतियां पिछले चरणों में रहा हुआ है, उन तमाम चीजों को आप सबक के रूप में लेंगे, उससे सीखते हुए एक नई प्रक्रिया का तहत एक नई संरचना का निर्माण करेंगे। बाकी आज के ट्रेनिंग को मैं यहीं विराम देना चाहता हूं। कल संडे है, कल हम पुनः लीव रखेंगे, मंडे से पुनः इस प्रशिक्षण को कंटिन्यू करेंगे। आप सभी साथियों को पुनः एक बार जय हिंद, नमस्कार। आप स्वस्थ रहें, आपका दिन शुभ हो, इसी शुभकामना के साथ आज प्रशिक्षण से वर्चुअल प्रशिक्षण से मैं विदा चाहना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच। मैं अपने प्रिय साथी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि चंद शब्दों में